जादुई बॉल। तनु, अरे तनु, आज खेलने आ रही हो या नहीं? राजा ने जोर से चिल्लाकर कहा। नहीं राजा, मैं नहीं आ पाऊंगी आज, क्योंकि मेरी बॉल खो गई है। तो क्या हुआ? तुम मेरी बॉल से खेल लेना। नहीं राजा, वो बॉल मेरा भाई मेरे लिए लाया था और मैंने वो खो दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, कल आ जाना, मैं अभी चलता हूँ। इतना कहकर राजा खेलने चला गया। तनु बहुत रो रही थी और उसको किसी से बात करने का भी मन नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तनु बार बार यही सोच रही थी कि बॉल किसने ली होगी। अचानक बॉल कहाँ चली गई? इतने में आवाज आती है, तनु चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा? माँ, भैया जो बॉल मेरे लिए लाए थे वो खो गई है। कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरी बॉल ले आएंगे। नहीं माँ, मुझे वही बॉल चाहिए। इतना कहते कहते तनु माँ से चिपककर रोने लगी। माँ, मुझे वह बॉल बहुत पसंद थी, मुझे वही बॉल चाहिए। तनु बेटा रो नहीं, कहा ना हम दूसरी बॉल ले लेंगे। चलो अभी तुम खाना खाओ, कल देखते हैं। फिर तनु अनमने मन से माँ के साथ चली गई और थोड़ा बहुत खाना खाकर वापस अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर रोते रोते उसकी आंख लग गई। एक दिन तनु की दूसरी फ्रेंड ने बताया कि तनु के पास जो बॉल थी, बिल्कुल वैसी ही बॉल उसने पिंकी के पास देखी। तब तनु को अचानक याद आया कि पिंकी ने उस बॉल के लिए तनु से कई बार पूछा था। तनु की बॉल उसकी फ्रेंड पिंकी को बहुत पसंद थी। पिंकी ने कई बार तनु से बॉल मांगी, पर तनु ने नहीं दी। तो एक दिन पिंकी चुपके से तनु की बॉल चुराकर अपने घर ले आई और बहुत खुश हुई। पर जब से वह बॉल चुराकर लाई थी, वह बॉल एक जगह रहती ही नहीं थी। कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहाँ। दिन भर कुछ न कुछ सामान तोड़ती रहती थी। कई बार तो बॉल पिंकी को भी लगी और उसके परिवार के अन्य लोगों को भी लगी। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा रोज होने लगा। पिंकी और उसके घर वाले उस बॉल से परेशान हो गए थे। पिंकी, यह बॉल कहाँ से उठाकर लाई हो? घर का सारा सामान तोड़ चुकी है। पिंकी ने सोचा कि इसको रात में बाहर फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने रात को बॉल बाहर फेंक दी और सो गई। लेकिन ये क्या, सुबह बॉल वापस घर में और फिर सामान तोड़ना शुरू। पिंकी रोज फेंकती और बॉल वापस। एक दिन पिंकी को सपना आया, पिंकी, यह बॉल तनु को लौटा कर आओ और तनु से माफी मांगो चोरी के लिए, नहीं तो यह बॉल कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिंकी सुबह उठी और सबसे पहले तनु के घर जाकर उसे बॉल लौटा दी और उससे माफी भी मांगी। तभी से बॉल ने उसका पीछा छोड़ दिया। तनु भी अपनी बॉल वापस पाकर बहुत खुश हुई। बॉल लौटाने के बाद भी पिंकी के सपने में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, पिंकी, चोरी करना बहुत बुरी बात है, आगे से ऐसा मत करना। पिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि चोरी का फल पिंकी को बहुत बुरा मिला था और पिंकी के परिवार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो समझ चुकी थी कि चोरी करने का अंजाम कितना बुरा होता है। तनु के भाई ने ये बॉल जिस आदमी से खरीदी थी, उसने बॉल बनाने में अपनी जिंदगी बिता दी थी। इस बॉल को उसने बड़े ही मन से बनाया था। इस बॉल को बनाने के बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। जब पिंकी ने उन अजीबोगरीब आवाजों के बारे में तनु को बताया, तो तनु और उसकी फैमिली को यह लगा कि यह आवाज शायद उसी आदमी की हो, क्योंकि उसको इस बॉल से बहुत लगाव था और उस आदमी की मृत्यु हो गई तो शायद उसकी आत्मा आज भी उस बॉल के साथ हो। लेकिन उस बॉल ने तनु या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिनों बाद सभी इस बात को भूल गए और खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। जादुई कार। राम शरण जी वृद्धाश्रम में रोजमर्रा में लगने वाले आवश्यक सामान सप्लाई करते थे। राम शरण जी वृद्धाश्रम में जाते समय अपने बेटे गौतम को साथ लेकर जाते और अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ दान करते तथा किसी न किसी की सेवा करते। जैसे किसी का अकेलापन दूर करने के लिए बैठकर उससे बातें करते, किसी का टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा देते, किसी के लिए कुर्ता धोती ले जाते और किसी किसी का तो क्रियाकर्म का पूरा खर्चा भी उठाते। पर कुछ समय से सप्लाई के काम में घाटा आ जाने से बहुत मुश्किल हो रही थी।
लेकिन उनका वृद्धाश्रम जाना फिर भी नहीं छूटा। उनके पास एक गाड़ी थी जो गैरेज में पड़ी थी। बहुत लंबा चौड़ा बिल होने के वजह से रामशरण जी ने उसको गैरेज में ही छोड़ दिया था। सोचते जब पैसा आएगा तभी ले आऊंगा। वैसे भी गौतम दिन रात गाड़ी में ही घूमेगा, कम से कम बाइक से जाएगा तो पेट्रोल का पैसा तो बचेगा। गौतम सुबह से ही सप्लाई के सिलसिले में घर से अपने काम के लिए बाहर निकला था। इतनी देर तक बाहर धूप में घूमते रहने के कारण उसके सिर में दर्द हो गया था। घर आते ही उसने पापा से कहा, पापा अब चाहे कुछ भी हो हमें गाड़ी ले ही आनी चाहिए। काम के चक्कर में सारे दिन की तेज धूप में मुझसे बाइक नहीं चलाई जाएगी। रामशरण जी ने कहा, बेटा कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लो, एक पेमेंट आनी है, उसके बाद गाड़ी ले आएंगे, अभी जैसे तैसे काम चला लो। गौतम भुन भुनाते हुए अंदर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो तैयार होकर काम के लिए निकला तो उसने देखा कि धूप बहुत तेज थी। वो हताश होकर बाइक पर बैठ गया और बाइक को गैरेज की तरफ घुमाई। वो गैरेज में गया और मालिक से बोला, मेरी कार बन गई है क्या? तो उसके मालिक ने कहा, मैंने तो कब की खबर भेज दी थी, आप आ जा रहे हो। गौतम ने चाबी ले ली और पिछले दिन जितना पैसा मिला था उसी से बिल चुकाकर गाड़ी ले आया। उसने सोचा गैरेज से निकलकर पहले मैं घर ही चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार लेकर 3-4 किलोमीटर ही चला होगा तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। उसने 2-3 बार कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ड्राइविंग सीट पर आकर झल्लाया हुआ बैठ गया। तभी स्टीयरिंग व्हील से भारी भरकम आवाज आई, गौतम तुम परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी में बगल वाली सीट पर एक दूसरी चाबी है, उसको लगाओ। पहले तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, फिर उसने देखा कि वाकई उसके बगल वाली सीट पर एक चाबी रखी है। उसने जैसे ही चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरती हुई सड़क पर भागने लगी। उसके सामने जैसे ही भीड़ या ट्रैफिक आती वो उड़न खटोले की तरह उड़ने लगती और जैसे ही खाली सड़क दिखती वो सड़क पर धीरे धीरे उतरकर चलने लगती। गौतम को बहुत मजा आया। उसने सोचा ये तो कमाल हो गया। अपने घर के सामने पहुंचकर उसने चाबी निकाल ली और उंगलियों में चाबी घुमाता हुआ घर पहुंच गया। उसने रामशरण जी को बताया कि उसकी गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ। रामशरण जी गौतम की बात पर हैरान हो गए और बोले, क्या बकते हो, भला गाड़ी भी कभी बोलती है और गाड़ी कभी उड़ती है? आज तक ना देखा ना सुना। पापा चलिए आप खुद चलाइए गाड़ी, पर पहले अपनी चाबी से स्टार्ट करिएगा। रामशरण जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गौतम उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। रामशरण जी ने चाबी लगा दी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2-3 बार कोशिश करने पर भी नतीजा जैसे का तैसा ही रहा। तभी स्टीयरिंग व्हील से वही भारी भरकम आवाज आई, जो चाबी गौतम के पास है वही चाबी लगाइए, तभी गाड़ी चलेगी। रामशरण जी आश्चर्य से गौतम की तरफ देखने लगे। गौतम ने चाबी उनको पकड़ा दी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्टीयरिंग व्हील से आवाज आई, कहाँ जाना चाहते हैं रामशरण जी, खाली मन में सोचिए। रामशरण जी मुस्कुराए और सोचने लगे, चलो आज अपनी बहन के घर चलते हैं, कब से बुला रही है। काम की व्यस्तता के कारण 3-4 महीने से जा ही नहीं सका। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरते हुए सड़क पर भागने लगी। तब जाकर रामशरण जी और गौतम की अटकी हुई सांस सामान्य हुई। रामशरण जी ने गौतम की तरफ देखा और बोला, ये तो चमत्कार है, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। गौतम ने कहा, हाँ हाँ, नहीं तो हमारी गाड़ी को देखकर
लोगों को लगेगा कि कहीं हम कोई जादू तो नहीं जानते। रामशरण जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा था। जब तुम घर पहुंचे थे तो ये तो मुझे छत के ऊपर उड़ती हुई नहीं दिखी। गौतम ने बोला, पापा इसका मतलब तो यही है कि ये जादुई कार अदृश्य भी हो जाती है। रामशरण जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हमारे हाथ तो लॉटरी लगी है। चलो पहले बुआ के घर चले। वहां जाकर उन दोनों ने खाना खाया और वापस लौटने लगे। थोड़ी देर बाद ही कार उनके घर के सामने खड़ी थी। गाड़ी बंद होते ही आवाज आई, गौतम तुम ये मत सोचना कि इस गाड़ी से तुम किसी को धोखा देकर पैसे कमा लोगे। ये सिर्फ तुम्हारी सहायता के लिए है। तुम लोग अच्छे इंसान हो, हमेशा से ईमानदारी से अपना व्यापार चलाते रहे हो, इसलिए ये कार तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, वो भी सिर्फ जब तुम किसी काम के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। रामशरण जी ने कहा, हमने कभी बेईमानी नहीं की, इसलिए व्यापार में घाटा हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही हमारे हालत सुधर जाएंगे मैं दूसरी कार खरीद लूंगा। ठीक है, आप इस गाड़ी को कभी भी मत बेचिएगा, वृद्धाश्रम वालों को ही दान कर दीजिएगा। गौतम सोचने लगा कि आखिर इस गाड़ी को कैसे पता चला कि हम वृद्धाश्रम जाते हैं। कहीं इसमें कोई वृद्ध व्यक्ति का आत्मा तो नहीं है। ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। उसी पल उसको फिर आवाज सुनाई पड़ी, हाँ गौतम, तुम ठीक समझे, मैं वृद्धाश्रम में बिल्कुल अकेला था। मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा था। तुम दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया था, यहाँ तक कि मेरे क्रियाक्रम का पूरा खर्चा तुम लोगों ने ही किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम लोग मुसीबत में हो, इसीलिए मैं इसी बहाने थोड़ा सा कर्ज उतार सकता हूँ। गौतम और रामशरण जी स्तब्ध हो गए। उन्होंने गाड़ी वही घर के सामने खड़ी कर दी और घर आ गए। रामशरण जी ने कहा, बेटा, हमारे अच्छे कर्मों के वजह से हमें ये जादुई कार मिली है। ध्यान रखना कि इसका दुरुपयोग ना हो। दोनों खुशी खुशी दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाकर अपने काम में लग गए।